नमस्कार, स्प्रेड कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं दुर्भाग्य। आइए इसके एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। वो शायद दिवाली के दिन थे। पूरे जैसाणे में खुशियां मनाई जा रही थी। रजवाड़ी हवेली तो मानो चमक रही थी और इसी शोर शराबे के बीच रूप और वाणी की गूंज उठती है। रुक रूप रुक जा गौरी, हवेली में वापस चल वरना माँ आज हमें बहुत डांटने वाली है। वाणी, हाँ रूप, वापस चल, तुझे पता है ना आज रिश्ते वाले आने वाले हैं। गौरी, बस 5 मिनट और रुक जा रूप, वहाँ पर बंजारे घूमर कर रहे हैं, बस एक बार उनके साथ घूमर कर आऊँ। वाणी, ये लड़की आज हमें मरवा कर छोड़ेगी। जब हद से ज़्यादा वक्त हो गया और गौरी घूमर से वापस नहीं लौटी तो रूप ने फैसला किया कि उसे खींच कर लाने का। रूप गौरी के पास गई और उसने कहा, रूप अब चल भी मेरी माँ हवेली में। जब गौरी ने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो सच में वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था। गौरी जल्दी जल्दी हवेली की तरफ भागी और इसी हड़बड़ाहट में जब वो भागी तो एक हट्टे कट्टे जवान से टकरा गई। लेकिन गौरी को इतनी जल्दी थी कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वह कौन था। लेकिन जब वह भागने को हुई तो उस लड़के ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। गौरी ने एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अपना हाथ झटके से छुड़ाकर वहाँ से जल्दी चली गई। तो आइए अब हम सुनते हैं इसका एपिसोड 2। एपिसोड 2। जब गौरी हवेली पहुंची तो रिश्ते वाले पहले से ही आ चुके थे। गौरी की माँ ने उसे पीछे के दरवाजे से हवेली के अंदर लिया और झटपट उसे तैयार करके रिश्ते वालों के सामने लेके गई। लड़की के पिताजी कुछ मिनटों के लिए फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चले गए। बाहर लड़के के पिताजी को जैसाणे के ही एक आदमी मदन लाल ने बता दिया कि गौरी का हाथ एक लड़के ने बाजार में पकड़ा था। इतना सुनते ही लड़के के पिताजी गुस्से से लाल पीले हो गए। वो जल्दी से अंदर गए, बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। जब वो लोग चले गए तब हवेली के ठाकुर गौरी के दादाजी ने एक सेविका को बुलाया और पूछा, वीरेंद्र राठौड़, क्या हुआ था आज रजवाड़ी हवेली के बाहर? सेविका, मुझे कुछ अधिक मालूम नहीं है ठाकुर साहब, लेकिन पूरे जैसाणे में यह खबर फैली हुई है कि एक विलायती लड़के ने बाईसा का हाथ पकड़ लिया। यह खबर किसने फैलाई इस बारे में कुछ पता नहीं चला। वीरेंद्र राठौड़, कितनी बार कहा है कृष्ण अपनी लड़की को समझा कर रखा कर, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने तो उसे सिर पर चढ़ा रखा है। जैसा कि इस सेविका ने बताया, पूरे जैसाणे में यह खबर फैल चुकी है। अब तो उस छोरी का रिश्ता करना मुझे नामुमकिन सा लगता है। वीरेंद्र राठौड़ अपनी समय के प्रतापी राजा रह चुके हैं। बाल की खाल निकालना उनकी खूबी है। उन्होंने जल्द से जल्द पता लगवा लिया कि वो विलायती लड़का कौन था और उन्हें पता चला कि वह लड़का उन्हीं की बिरादरी का है। अच्छा खानदान है, अपना खुद का व्यवसाय है, बस और क्या चाहिए था। उन्होंने उस लड़के को ज़बरदस्ती उठवा लिया और हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया तथा उसे कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। रात का वक्त है, गौरी अपने कमरे में बैठी है। गौरी की माँ रानी सुकन्या बाई उसे बता रही हैं, सुकन्या बाई, अच्छा लड़का है, मुंबई में खुद का व्यवसाय है, खानदानी है। तुम्हारे दादाजी ने उस लड़के की संपूर्ण जानकारी पता कर ली है। अगले 7 दिन के अंदर शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हारी शादी उससे करवा दी जाएगी। गौरी, लेकिन माँ वो। सुकन्या बाई, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रूप, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है, दासियों को लेकर बाजार जाओ, खरीदारी करो, खुशियाँ मनाओ और अपनी बहन को भी लेकर जाना। रूप, जी माँ। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी दुर्भाग्य सीरीज़ के एपिसोड 3 की। घने अंधेरे में एक धुंधला सा चेहरा नजर आता है। यह चेहरा देव का है। देव को बांधकर कोठरी के कोने में बैठा रखा है, साथ ही मुंह को भी पट्टियों से बांध रखा है। किसी भी व्यक्ति की ऐसी दशा देखकर दानव को भी दया आ सकती है। देव को यह देखकर साफ पता चलता है कि रस्सी खोलने की सारी कोशिशें करने के बाद वह एक हारा हुआ इंसान है और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह हिल तक सके। रूप, मैंने आपको मना किया था, जीजी सा, आप नहीं मानी। गौरी, यही तो मेरा दुर्भाग्य है।
अगर कल तुम्हारी बात मान गई होती तो कुशाल के साथ मेरी शादी तय हो जाती, लेकिन दारजी ने तो न जाने किस विलायती लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। न जान न पहचान, ना एक दूसरे से मिले, ना एक दूसरे की बातें की। अरे मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी करूं? ऊपर से गलती भी उसी की है। उसी ने पूरी हाट के सामने मेरा हाथ पकड़ा था। अब खुद भी सजा पा रहा है और मुझे भी दिलवा रहा है। वाणी देख गोरी, अब जो भी है वही है। यही अच्छा होगा कि तू उसमें अपना चित लगा। यही तेरे लिए और हम सब के लिए सही है गोरी। लेकिन मैं एक अनजान शख्स से शादी कैसे कर लूँ? वाणी, अनजान कहाँ है? दारजी ने सारी जानकारियाँ तो पता कर ली हैं उसकी। अब जितना भी तेरा हमारे साथ वक्त है उसे अच्छे से बिता। 11 दिन बाद देवउठनी ग्यारस है। हर शादी के लिए सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। तेरी शादी उसी दिन है। अच्छा होगा कि हम तैयारियां करें। तीनों बहनें बाजार में यही सभी बातें करके घर आ गई। घर में तैयारियां जोरों शोरों पर थी। सभी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन गौरी जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि यह उसकी ज़िंदगी का फैसला था जो बिना उसकी रजामंदी के किया जा रहा था। जब सभी से बात करने पर कोई भी फैसला न हो सका तो गौरी ने फैसला किया कि वह उस लड़के को भगा देगी। बहुत कोशिश करने पर भी वह ऐसा नहीं कर पाई। पहली बार जब छुपते छुपाते उस कमरे तक पहुंची जहां देव को बांध कर रखा हुआ था, तो काकी सामने से आ गई और गौरी को अपने साथ ले गई। दूसरी बार जब गौरी आई तो खुद दारजी वहां पर खड़े थे। दारजी को वहां देख गौरी की तो आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो वहीं से भागकर वापस अपने कमरे में आ गई। और तीसरी बार तो गौरी कोठरी तक पहुंच भी गई थी। खिड़की से झांक कर देव को पुकारा ही था, गौरी सुनो। और इतने में पीछे से वाणी बाईसा आ गई। वाणी ने गौरी से कहा, वाणी, तू यहाँ क्या कर रही है गौरी? कहीं कहीं तू उस लड़के को भगाने तो नहीं आई थी ना? क्या करती रहती है गौरी तू सारे दिन? अब चल यहाँ से, कहीं किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। इस तरह गौरी की देव को भगाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं।